अहमद, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिड ईस्ट मामलों के जानकार। डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, जो पल पल हालात बदल रहे हैं, मैं फिर वहीं से बात शुरू करूंगा कि एक तरफ तो बातचीत का दौर चल रहा था, मस्कत में बात, जिनेवा में बातचीत होते होते अचानक अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि टॉप जो लीडरशिप है वो लगभग खत्म हो गई ईरान में, और जो रूहानी लीडर थे, रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनी, उनका असैसिनेशन हो गया। उसके बाद से जो अब तक के हालात हैं वो किधर जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर? देखिए, हालात तो ठीक नहीं लग रहे हैं और ईरान कमिटेड है अपनी बात करने में। अगर वो इतनी जल्दी जो है निगोशिएशन टेबल पे आता है या जो भी वर्ड इस्तेमाल करिए, सरेंडर तो वो नहीं किया, ना करेगा जी, तो उसकी भी साख अपनी कंट्री में खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक आदमियों का सैलाब उमड़ा है सड़कों पे, उससे ये सारी एकदम वेस्टर्न मीडिया का पूरा नरेशन साफ हो गया है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि लोग उस बात को समझते नहीं है कि ये मीडिया वारफेयर चल रहा है, उसी पे यकीन करते हैं। जो सड़कों पे लोग उतर के आए हैं, एक जन सैलाब हुआ है, तो अगर ये गवर्नमेंट जो है बगैर किसी डिसाइसिव उसके हटती है तो इसके लिए खुद खतरा बन जाएगा और इसको लोग खुद हटा देंगे, वही जो इनके सपोर्टर थे। नहीं, लेकिन सवाल ये कि आप ऐसी बात अभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो ईरान का ये कहना है कि हम इंतकाम पूरा होने तक जंग जारी रखेंगे, हमले जारी रखेंगे। कल बेतशमस में, इसराइल के बेतशमस शहर में 9 से 10 इसराइली मारे गए, 3 अमेरिकी फौजियों की मरने की खुद पेंटागन तस्दीक कर चुका है। आज फिर सऊदी अरब में हमला किया है इसराइल ने, जो वहां का अरामको रिफाइनरी कंपनी, वहां पर हमला हुआ है। जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये रिजीम जो है खुद, ये जो गवर्नमेंट बची है ईरान में, ये खुद जो है कंटिन्यू करेगी। और अमेरिका जो है एक बहुत ही ब्रूटल वार की वार्निंग देके शायद जो है पेरेंट कंट्री को दबाने के उसमें है। और ये जो तमाम जो कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं जी, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ये ज्वाइन करेंगे ही, चाहे ये बात होती या ना बात होती, क्योंकि ये वैस्प है। वैस्प जो है वो पूरे एशिया को, पूरे कंट्री वर्ल्ड को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहती, ख्वाह उनके अंदर कितने डिफरेंसेस हो जाएं। जी, अब ये देखना है कि ईरान, अगर ये भी मैं मान सकता हूं कि अमेरिका जो है ईरान पे न्यूक्लियर बम इजराइल के थ्रू इस्तेमाल करवा भी सकता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ये तो बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये बड़ी बात है। नहीं, ये बात जो है सामने भी आई है कि जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में गए थे तो उन्होंने अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने 2 प्रपोजल रखे थे। आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमारे पास जो भी असलहे हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आई थी, इसलिए ट्रंप का भी अपना एक मकसद है आने का, लेकिन नेतन्याहू ने ये बातें रखी थी। अब ये देखना है, हम ये सब जानते हैं कि नेतन्याहू इस जो है फोर्स से, इस बात से, एक सुपर पावर के कनपट्टी पे गन रख के, न्यूक्लियर गन रख के ये बात कर रहे थे। वहां पे ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उसको ट्रंप भी नहीं हटा सकते, या कोई भी नहीं कर सकता, जितने भी लोग आए हैं। आप देखिए, इतना बड़ा एपिस्टीन फाइल हो गया, उसमें इतनी चीजें हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो पूरा कंट्रोल करके रखे हुए हैं। वार भी करना है, इलेक्शन भी जीतना है, लेकिन एक सेनेट मेंबर है, मैसी नाम है उनका, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम दुनिया में जगह जगह धमाके करने से एप्स्टीन फाइल का बोझ कम नहीं हो जाएगा। ये वो डोनाल्ड ट्रंप को इशारा करके बोल रहे हैं। या अमेरिकी सेनेट मेंबर का स्टेटमेंट है। क्या कर लेंगे वो क्या मतलब मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को हरा देंगे? उसके पहले क्या कर पाएंगे? वो स्टेटमेंट ही तो देंगे। अगर वो करना चाहते हैं तो इसको जो है मैसिव उसमें ले आए, सड़क पर मिड टर्म इलेक्शन में हरवाएं, अक्टूबर में नेतन्याहू को हरवाएं। ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज करें। ये आपका सवाल बहुत जो है ये अभी सिचुएशन है, सवाल पे जवाब बात कर सकते हैं। फिलहाल अफसर अहमद हमारे साथ मौजूद है। अफसर, आपका इस्तकबाल है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो सिचुएशन है, इसमें अब ये देखा जा रहा है कि दुनिया जो है अपना पक्ष लेने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूके ने अपना स्टैंड बदला है, वो अब शिफ्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ। वो एक तरह से वो लॉबिंग कर रहा है कि अमेरिका के साथ वो है अगर ईरान के खिलाफ लगातार हमले होते रहते हैं तो। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो मिड ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी अब कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं कि रिटेलिएटरी एक्शन हो सकता है ईरान अगर लगातार हमले करेगा। आपसे जवाब लूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज, 5 हफ्ते तक जारी रहेगा संघर्ष, ये कहना है ईरान पर हमलों में अब तक का जो हमले हुए हैं। इसराइल का यह कहना है 5 हफ्ते तक जारी रहेगा संघर्ष, 5 हफ्ते तक संघर्ष जारी रहेगा। इसराइल का यह कहना है ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए हैं, 4 या 5 हफ्ते तक जारी रहेगा संघर्ष। ये इसराइल की तरफ से बातें सामने आ रही हैं।
ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए। 4 या 5 हफ्ते तक जारी रहेगा संघर्ष, इसराइल का यह कहना है। यहां यह बात आपको याद दिला दें कि ईरान पर हमले में स्कूलों पर हमला भी शामिल है। 2 स्कूलों पर हमले हुए जहां बच्चियां पढ़ती थी और उस स्कूल में हमले पर 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। तो क्या शायद इसराइल उसको गिनकर यह बता रहा है, मुझे पता नहीं। अफसर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल सीधा है कि ये पहले तो मैं आप मुझे रिएक्शन दे कि इस वक्त स्थिति क्या है, आप इसे कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कैलकुलेशंस अमेरिका और इजराइल ने लगाए थे, जो गणित लगाया था जी, उसे ईरान ने पहले ही दिन बिगाड़ दिया। आप इसे समझिए जी। ये झगड़ा सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में नहीं रहा, इसमें मिडिल ईस्ट शामिल हो गया है। और मिडिल ईस्ट के 7 से 8 देशों पर जो उसने ड्रोन मारे हैं, मिसाइल दागी हैं, वो सिर्फ संकेत नहीं था। उन्होंने उनके सारे अमेरिकन एसेट्स पर हमला किया है, तो पूरा मिडिल ईस्ट उसने शामिल कर लिया है। और ये अमेरिका पर सीधा प्रेशर है। आप समझिए, दुबई पे अगर कोई बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रही है, या आपका कतर पे कुछ जा रहा है, बहरीन पे कुछ जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसने ऐसा अमेरिका मतलब ईरान ने पहले दिन जो है काउंटर प्रेशर क्रिएट किया है। ये बात सही है कि इजराइल को कहते हैं प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी, अमेरिका और इजराइल ने मिलके खमेनी साहब को शहीद कर दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ईरान ने पहले ही दिन जो स्ट्राइक की है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये खेल सिर्फ एक तरफा नहीं होगा। एक दूसरा, इस पर अमेरिका पर बड़ा जबरदस्त दबाव आने वाला है। और तीसरा, ट्रंप के फैसलों पर सबसे ज्यादा सवाल अब उठेंगे। आप ये जान लीजिए कि ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है। ट्रंप जब पावर में आए थे तो हमेशा ये कहते रहे कि हमें बाहर कोई युद्ध नहीं लड़ना। आप समझिए, उनका पूरा उनकी लॉबी, उनका सिस्टम सब इसको फेवर करता रहा, भाई हमें अपना कोई बॉडी बैग नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमारा कोई बाहर से सैनिक मौत के बाद यहां आए, ये वो कहते रहे। अब सवाल ये है कि 3 अभी सैनिक मरे हैं हमले में, कई घायल हुए हैं अमेरिकी सैनिक। तो ये सब क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि चीजें अब बदल गई हैं, पहले दिन से बदल गई हैं। आईआरजीसी का जो दावा है, मैं माफ कीजिएगा तो आपको रोक रहा हूं, आईआरजीसी का दावा है कि 560 अमरीकी फौजी या तो मारे गए हैं या जख्मी हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ईरान का दावा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात सही है या गलत, ये ईरान का दावा है। जी, आप अपनी बात कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये बात इतनी आसान नहीं है। आप समझिए कि ईरान ने क्या किया है। नुकसान होने के बाद ऑल आउट वार स्टार्ट किया है। और ऑल आउट वार के बाद क्या है कि जो पेन पॉइंट है वो समझ लीजिए। इस बिजनेस में ईरान ने फर्स्ट नुकसान उठाया, बड़ा नुकसान उठाया। बदले में उसने क्या किया ये समझ लीजिए, हॉर्मुज़ चोक कर दिया। दूसरा, सारे मिडिल ईस्ट के जो कंट्री जो अपने एयरबेस दिए हुए थे, आपके मिलिट्री बेस दिए हुए थे अमेरिका को, उन सब पर हमले किए और ताबड़तोड़ हमले किए। और ये ऐसा नहीं है कि सांकेतिक, पिछली बार जब हुआ था तो सांकेतिक हमले हुए, बताया भी था उन्होंने कि भाई हमले कर रहे हैं। अब क्या है, उन्होंने कहा नहीं, हमारा नुकसान हुआ है, आप लोग इनके भागीदार हो, अब खुले में लड़ाई होगी। अब इसे प्रॉब्लम क्या है, ये भी बड़ा रोचक बात है। मैं आपको बता दूं कि ये जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट का ये नहीं चाहता कि इस वार में वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा नजर आए। ये उनकी दुविधा है। अब देखिए, अगर वो बहरीन पर हमला करता है या वो आपका कतर पर। अफसर साहब, रोकना चाहूंगा इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। ईरान इजराइल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट। यूएस, ईरान, इजराइल दूतावास के बाहर प्रदर्शन। तीनों देशों की दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। दूतावासों के आसपास प्रदर्शन करने पर रोक। ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए। ईरान इजराइल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट आया है। यूएस, ईरान, इजराइल दूतावास के बाहर अलर्ट। तीनों देशों के दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दूतावासों के आसपास प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं ईरान के फौजी जराया का दावा है कि ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को या तो मारा है या घायल कर दिया है। यह ईरान का दावा है। तो ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए, ये इसराइल का दावा है। तो ये तमाम दावे के बीच अभी लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि जंग 4 हफ्तों तक चलेगी। तो अब इस सवाल के साथ वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। अफसर साहब, मेरा सवाल आपसे फिर यही था कि आप जो कह रहे हैं कि ईरान ने चौतरफा हमले किए, मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए, सवाल यह पैदा होता है कि क्या मिडिल ईस्ट के यही तमाम देश, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, अगर ये पलटवार कर लें तो क्या हो सकता है? क्या ईरान इसका एक तरह से कहीं ना कहीं खतरा बोल ले रहा है कि वो आखिर उसकी लिमिट क्या होगी, वो रेड लाइन क्या होगी, जहां तक ईरान हमले कर सकता है वो चुप रहेंगे, या फिर ईरान उसके बाद हमले करेगा तो वो पलटवार करेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, फिर समझ लीजिए,
उनकी सबसे बड़ी रेड लाइन यह है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा देखा जाए, चाहे भले ही पीछे से देखिए आरोप लगे एमबीएस पे। क्या आप फोन कर रहे थे जनार्दन? मीडिया ने रिपोर्ट किया है, आप चाहते थे कि हमला हो जी ईरान पर, तो आप एक तरफ ये कर रहे हैं, लेकिन आप खुले में ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम आपके खिलाफ है और इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। तो आपके खिलाफ एक लेकिन जब हमले अगर रिहायशी इलाकों में होंगे, होटल्स में होंगे, तो फिर तो अवामी सेंटिमेंट जगेगा ना कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है, फिर तो सरकार स्टैंड ले सकती है कि ईरान पर पलटवार करे। आपका कहना सही है, लेकिन ये दुविधा का वक्त है। अब रेड लाइन कहां आएगी? अगर ये कंटिन्यूटी बढ़ती है और अगर कैजुअलिटी सिविल एरिया में ज्यादा बढ़ती है तो हो सकता है कि कुछ कंट्री एक्शन लें, लेकिन अभी उन्हें झिझक है। अभी उनकी दिक्कत यह है कि इस वार को जिस तरह से बार बार ईरान ये कह रहा है कि हम तो जितने भी आपके अमेरिकी एसेट्स हैं, चाहे वो होटल के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो किसी एरिया में किसी रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए, हम उन्हें चुन रहे हैं और मार रहे हैं। और आप भी देख लीजिए कुवैत में उसने कितना नुकसान कर दिया। अभी एक देखिए F-15 गिरा है, F-15 गिरा है बिल्कुल, और आपका एयरबेस पे हमला हुआ है। अब आप यहां देखिए इराक में, इराक की स्थिति इतनी वल्नरेबल हो गई है खमैनी के जाने के बाद। अब ये समझ लीजिए कि पूरा खेल बदल चुका है। पहली गलती से मैं कह दूं मेजर मिस्टेक और टर्निंग पॉइंट ये था कि इन्होंने ये सोचा कि हम खमैनी को मार देंगे तो मामला निपट जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये टैक्टिकल ब्लंडर थी, और इस ब्लंडर की वजह से क्या हुआ कि जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी और खासतौर से शिया कम्युनिटी है वो लामबंद हुई है। और उस लामबंदी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए कि रात को ही हिजबुल्लाह ने हमला किया रॉकेट दागे, जो इतने दिनों से चुप था। दूसरा, इराक में दूतावास पर कितनी बुरी स्थिति पैदा हो गई है। अब आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट के वो कंट्री जिसमें शिया कम्युनिटी ज्यादा है, अब बहरीन का हाल देखिए, बहरीन में मेजोरिटी शियाओं की है और सुन्नी पावर में है, तो वहां उनकी स्थिति खराब है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें इस बात पर टिकी हैं कि पहली गलती अमेरिका ने कर दी, टैक्टिकल मिस्टेक थी। अगर कोई मिलिट्री जनरल मारा जाता तो कोई काउंट नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, लेकिन एक इस्लामिक लीडर, शियाओं का सबसे बड़ा लीडर जी, और वो लीडर मतलब आप देखिए धार्मिक नेता है जी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं सब बदला लेना, कार्रवाई करनी है, लेकिन इसको पूरे वर्ल्ड में खासतौर से इस्लामिक जगत में बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया। और मिडिल ईस्ट वल्नरेबल है। हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पे मुजाहरे हुए, लखनऊ में मुजाहरे हुए, दिल्ली में मुजाहरे हुए, पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, ग्रीस में, एथेंस में जो यूएस दूतावास है वहां पर जबरदस्त लोगों ने घेर लिया है वहां पर। ये तमाम खबरें आ रही है। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वो रेड लाइन क्या होगी? अगर हम ये मानते हैं कि अमेरिका इसराइल की स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं एक चूक थी कि उन्होंने सीधे आयतुल्लाह खामनेई पर हाथ डाला, और ये एक गलती अगर उसको हम तस्वुर करें, तो क्या ईरान भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या बिल्कुल कंट्रोल्ड है उसका जो रिएक्शन है हमलों की शक्ल में? जाकिर, इजराइल ने गलती नहीं किया है खामनेई साहब को शहीद करने में। इजराइल का पैटर्न देखें तो हमेशा वो पहले ही जो है लीडरशिप को टॉप ब्रास को खत्म कर देता है, ताकि वो चाहता है कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाए, चीजें जो है एक मुनहज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम ना करें। इसीलिए उसने ये हिजबुल्लाह के साथ किया, उसके बाद पहले भी किया, उसके बाद हमास के साथ किया, अब ईरान के साथ कर दिया जी। और मुझे अफसोस ये है या ताज्जुब भी है, ईरान इतनी बड़ी कंट्री है, ये लोग कहीं ऐसी सेफ पनाह पे नहीं रहे। खैर, खामनेई साहब का तो ये था कि उन्होंने कहा कि मौत जहां आनी है आएगी, हम वहीं रहेंगे जहां थे। चलिए, एक बात होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आया है, वो कंट्री देख रही है। दूसरी बात ये है कि क्या ईरान जो है कहां तक ये फैलेगा और कहां तक अरब कंट्रीज अपनी पेशेंस, अपने सब्र का कहां तक मुजाहरा करेंगी? बिल्कुल यही सवाल तो है। जी, अमेरिका और इजराइल इसी पे लगे हुए हैं कि इसको जो है गल्फ वार में की तरह कन्वर्ट कर दो, ताकि सारी अरब कंट्रीज जो है अमेरिकन कोलिशन के पीछे आके फिर ये डायरेक्टली अटैक करने लगे और भी ज्यादा जो है बेसेस प्रोवाइड करें, पैसे दें, फंडिंग करें। ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब इसी के दो के बीच में ईरान को अपनी चीजों को लेके चलना है। और तीसरी बात आती है कि ईरान कितना जो है लंबा जा सकता है, क्या अनकंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है? मैं इसको नहीं मानता कि ईरान बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है। ईरान एक नपे तुले अंदाज में जा रहा है। खामनेई साहब का इंतकाल हो गया है, लेकिन ईरान ने अपना पेशेंस, अपनी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ी है। उसका नतीजा उसका साफ ये है कि लीडरशिप में वो कंटिन्यूअस जो है उसी तरीके से मूव कर रहा है जैसे खामनेई साहब कह के गए थे कि मेरे बाद ये 4 लेवल ऑफ सक्सेशन वो डिक्लेयर करके गए थे जी। तो वो कंटिन्यू रहेगी। मसला अब ये आता है थोड़ा सा कि कितनी लंबी लड़ाई ईरान लड़ेगा, उसके पास कितना स्टॉक पाइल्स है मिसाइल्स का और किस तरीके से मैनेज करेगा जी। इजराइल ने कह दिया है कि 5 हफ्ते तक ये लड़ाई चलेगी, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ईरान अगर उनके ट्रैप में फंसता है तो ज्यादा तेज इंटेंसिफाई करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान
फंसेगा उसमें, वो चाहेगा ये लड़ाई जो है कम से कम 3 महीने तक चले या 4 महीने तक चले, तभी लेकिन जाके लेकिन मेरा ट्रम्प। सवाल डॉक्टर जाकिर यहां पर यह होगा कि ये सब कुछ वही तय करेंगे कि पहले हमला कब करें। जो एक तरफ बातचीत चल रही है और आपने हमला कर दिया, वही तय करेंगे कि पहले हमले भी आयतुल्लाह खामनेई को जो है वो मिटा देना है, वही तय करेंगे कि ये 4 हफ्तों तक जंग चलेगी। ईरान का क्या है इसमें? देखिए, यही तो दुनिया को समझना है कि वार किसने इम्पोज किया है। क्या हमको अपनी अपनी जो है दिफा का जो है अधिकार नहीं है, अपने को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं है? इसीलिए तो ईरान ने जो है यूनाइटेड नेशन में एक लेटर लिखा कि हमारे ऊपर वार इम्पोज की जा रही है और फिर हमें डिफेंड करने का पूरा राइट है। तो ईरान ने थोड़ी किया, बेड़े जो है कम से कम हफ्तों से वहां इकट्ठे हो रहे थे, ईरान ने थोड़ी फायर किया था। ईरान तो बात ही करता रहा कि हम अपनी जगह नहीं होंगे, हम एक प्राउड सिविलाइजेशन है, और अदर कंट्रीज की तरह नहीं है कि घुटने टेक दें और आप आएं और जहाज लेके मार के चले जाएं। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक झटका भी लगा है कि इतना सब करने के बाद भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने पैरों पे खड़ी है, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने हर वकार को रक्षा को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर लेवल तक जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो विजुअल जो आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक साइकोलॉजी क्या हो रही है कि एक मिसाइल ईरान में गिरता है वो हंगामा नहीं होता है, 10 मिसाइल ईरान में गिरते हैं पब्लिक में वो रुलाई और ये जो नर्वसनेस है, चिल्लाहट है, ये नहीं होती है। एक इजराइल में गिर जाती है तो क्या होता है, आप देखिए क्या हालात बन गए हैं, सारे बंकर में घुस जाते हैं। तो ये एक जो है स्टेट प्रोटेक्टेड सिटीजन्स है, ये स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट पे आधारित है। और ईरान जैसी कंट्री, वहां पर हर आदमी एक सोल्जर है, वो लंबी लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इसमें कामयाब हो पाएगा कि वो आए बम्बार्डमेंट करके तमाम तहस नहस करके चला जाए। लेकिन अमेरिका को जो अमेरिका में अमेरिका के विरोधी हैं जो बात कर रहे हैं कि एक बार फिर ट्रंप ने जो है मिडिल ईस्ट में ले जाके फंसा दिया है अमेरिका को, और इसको निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसको कहना चाहता हूँ कि जो अभी हिस्ट्री आई है, देखिए सलमान रश्दी के खिलाफ जो खुमैनी साहब ने फतवा दिया था वो कितने साल पहले दिया था? 90 में दिया था जी। 36 साल हो गया है। 36 साल के बाद भी जो है एक ईरानी जो 35 साल का था, बूढ़ा नहीं था, जाके उनके साथ जो काम करता है पूरी दुनिया ने देखा है। तो ट्रंप ने, मुझे ये डर है कि कहीं शिया कम्युनिटी जो है, सुन्नी कम्युनिटी नहीं, सुन्नी तो डरपोक कम्युनिटी है, तो वो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, उसके अंदर कोई वकार वगैरह नहीं है। तो और ट्रंप ने जिस तरीके से इनके आला हजरत पे अटैक किया है, उनको मारा है, तो ये कम्युनिटी नहीं भूलेगी। ट्रंप ने अपनी फैमिली के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है एनिमिटी खोल के रखा है। अब ट्रंप की फैमिली के खिलाफ आप कह रहे हैं? ट्रंप ने अपनी फैमिली के खिलाफ? हाँ, फैमिली के खिलाफ है। ये ट्रंप ने खुद जो जिम्मेदारी ली है, नॉट अमेरिका की तरह जिम्मेदारी ये नहीं है, ट्रंप की फैमिली को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कोई शिया जो है पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर, विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामनेई के पहले हमले में असैसिनेशन के बाद से अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ये बड़ा खतरा मोल ले लिया है। डॉक्टर जाकिर, आप कह रहे हैं कि इसे लिख लिया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कहता है। मैंने इतिहास को सिर्फ डॉट्स को सिर्फ कनेक्ट करके आपके सामने रख दिया है, आप समझिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। मैं अफसर आपके पास आना चाहता हूं। अफसर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मुझे आप ये बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या एक तो बात यह आ रही है कि अमेरिका लिंगर करेगा या नहीं करेगा? बात यह है कि अमेरिका लिंगर नहीं करना चाहता। जो इस्राइल वो कह रहा है कि 5 हफ्ते तक जंग चलेगी। ईरानी जराए कह रहे हैं कि इंतकाम पूरा होने तक हमले जारी रहेंगे। इस बीच जो बाजार पर असर पड़ा है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 4 टैंकर्स को तबाह कर दिया गया है और इसके बाद से बाजार पर काफी असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मिड ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जो स्थिति है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाजार के नजरिए से देखें अगर, तो क्या कुछ तस्वीर बन रही है? अफसर अहमद साहब। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये युद्ध लंबा चले, ये अमेरिका सपने में भी नहीं चाहेगा। पहली और बिल्कुल ऐसे कहते हैं डॉट यहीं लगा लीजिए। इसकी वजह यह है कि अगर ये लिंगर ऑन करता है, लंबा जाता है, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर प्रेशर शुरू होगा। और इसकी खबर इस तरह से लीजिए, सोमवार को अमेरिकी शेयर मार्केट उठते ही 10% का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद आपके पेट्रोल के प्राइस चढ़ना शुरू हो गए, कच्चे तेल के दाम चढ़ना शुरू हो गए। तो ये सब असर डालते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप हॉर्मुज बंद करेंगे
हॉर्मुज बंद करने का मतलब समझ लीजिए, हॉर्मुज बंद करने का मतलब यह है कि वर्ल्ड का 25 से 30% जो कच्चे तेल का आपका निर्यात होता है, जो उस एरिया से निकलता है, वो सब आपने ब्लॉक कर दिया। 20 मिलियन बैरल तेल जो है, कच्चा तेल पर डे वहां से पास होता है। 1.5 से 2 बिलियन का जो है डॉलर का जो है मतलब एक तरह से बिजनेस है वहां से पर डे का, वो सब बैठ गया। दूसरी बात क्या है, वो तेल जाता कहां है? अगर आप इसे दूसरी नजर से देखें तो एशिया के 80% जो तेल है जो इस हॉर्मुज से निकलता है वो एशियन कंट्री में जाता है, जैसे कि भारत, जैसे कि चीन, चाइना बहुत बड़ा वो है इंपोर्टर, जापान, साउथ कोरिया। तो समस्या ये है कि अगर ये लंबा चला तो ये जो एशियन कंट्री है ऑलरेडी अभी अपने से एक तो प्रेशर बिल्डअप होगा, दूसरा अगर रेट बढ़ते हैं तो अमेरिका की स्थिति बहुत खराब होना शुरू होगी। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये, अब देखिए सोचिए कि पहले ही टाइम जोन तय किया जा रहा है, वो भी किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से, कि 5 हफ्ते लगेंगे। अमेरिका क्यों नहीं कह रहा कि हम 4 महीने लड़ने के लिए तैयार हैं? बताइए कौन सा बयान आया कि हम 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लड़ेंगे इस युद्ध को? वो नहीं कर सकते ऐसा। ट्रंप ये चाहते हैं कि हमने बम मार दिया, फॉर्मेलिटी हो गई, अब सबसे बड़े लीडर चले गए, अब हमारा मामला थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। कल ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत, हमारे पास पेशकश हुई है बातचीत करने की, और यहां लारिजानी कह रहे हैं कि नहीं हम बातचीत ही नहीं करेंगे। समझिए बातचीत को। इसका मतलब यह है कि ईरान ये चाहता है कि नुकसान तो हो गया है, लेकिन ये लिंगर ऑन हो, धीरे धीरे लिंगर ऑन हो माहौल। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अफसर साहब रुकिएगा। इजराइल ईरान जंग के बीच IAEA का बयान, अभी हालात बहुत चिंताजनक। IAEA का बयान, बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। IAEA ने सैन्य कार्रवाई रोकने की धमकी दी है। इजराइल ईरान जंग के करीब ये काफी बड़ा स्टेटमेंट IAEA का। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इजराइल ईरान जंग पर एक बड़ा बयान, अभी हालात बहुत चिंताजनक। IAEA बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है, यह कहना है IAEA का। IAEA ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है जो अभी डॉक्टर जाकिर आप कह रहे थे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह कहना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। तो IAEA अगर इसको लेकर के अलर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि इस्राइल के साथ अगर कुछ ऐसी वैसी हुई तो हो सकता है कि इस्राइल जो है न्यूक्लियर हमला कर दे ईरान पर। अगर अमेरिका इस्राइल का साथ छोड़ता है या अगर अमेरिका इस्राइल के मन मुताबिक इस्राइल का साथ नहीं देता है तो वो ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और इसी बीच ये खबर आ गई कि IAEA ने चिंता जाहिर की है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चिंता जाहिर कर रहा है। डॉक्टर जाकिर, कैसे रिलेट कर रहे हैं आप इसे? देखिए, IAEA जो है वो चीजों पे नजर रखती है, न्यूक्लियर प्रॉब्लम में, इश्यूज पे सारी दुनिया में वो सब जानती है क्या हो रहा है। और एक बात मैं और बता दूं कि इजराइल में एक सिम्पसन प्रिंसिपल है, सिम्पसन, मिस्टर सिम्पसन थे, उन्होंने SIM सिम्पसन ने एक प्रिंसिपल दिया था कि अगर इजराइल अपनी फलाह बहबूद नहीं महसूस कर रहा है तो वो न्यूक्लियर का भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है इजराइल के मुहाफिज खाने में कि अगर इजराइल सोचता है कि वो खत्म हो रहा है या कोई उसके ऊपर थ्रेट कर रहा है तो न्यूक्लियर प्रीएम्प्शन कर सकता है। तो ये करने में वो पीछे नहीं हटेगा। अब तक की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खुद खत्म हो जाए चाहे किसी और को खत्म कर दे। और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि ईरान भी ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि अगर इसको ये लड़ाई लंबी लड़नी है तो इसको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अब खामनाई साहब चले गए थे, खुमैनी साहब और खामनाई साहब दोनों ने ये कहा कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम इसे अलाउ नहीं करता है, इजाज़त नहीं देता है, इसलिए अभी तक ये 20 साल से लटका हुआ था जिनका प्रोग्राम। नहीं तो किसी भी कंट्री ने दुनिया में 20 साल नहीं लिया है, 5-6 साल। अगर वो ना भी करते, ना भी बनाते तो साउथ कोरिया को 10 बिलियन अगर दे देते तो कई न्यूक्लियर वेपन उनको ले जाके उनके घर पहुंचा देता। तो ईरान इसमें नहीं इन्वॉल्व था। न्यूक्लियर टॉक तो जो था एक बहाना था, उसको ईरान को लाके इसमें इस स्टेज में अटैक करना था, क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो इजराइल को ग्रेटर इजराइल का मंसूबा बनाने में हायल थी। अरब कंट्रीज भी जानती हैं। कल
हम आपके साथ ये कह रहे हैं कि कल हम सऊदी अरबिया के बारे में भी इसी तरीके से आकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो पार्ट है वो 30 से 35% एरिया सऊदी अरबिया का इजराइल में मर्ज होने की प्रोग्राम है। जी। तो कल हम, तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर जाकिर सॉरी, अगर आपको ये बात पता है तो ये बात क्या सऊदी को नहीं पता है? क्या वो कल को झांक के नहीं देख पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। वो तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारा ग्रेटर इजराइल जो है नाइल से लेके जो है सीरिया तक जाएगा, और उसमें सऊदी अरब भी आएगा, सिनाई भी आएगा, जॉर्डन भी आएगा, लेबनान भी आएगा, इराक का कुछ हिस्सा आएगा, ईरान का 1 इंच नहीं आएगा। जी, इराक का 1 इंच नहीं आएगा उनकी ग्रेटर इजराइल में। ठीक है, मैं यहां पर अपने एक और पैनलिस्ट का वेलकम कर दूं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस अफसर के तौर पर। धीमान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, जरा इनकी बात कंप्लीट कर लेते हैं। जी डॉक्टर जाकिर। ईरान भी न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए कोशिश कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। कुछ न्यूज़ इधर उधर की आ रही है, कितनी सही है हम नहीं उस पर बिलीव करते हैं कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट में तैयारी कर रहा है। इसीलिए आईईए ने ये कहा है कि बड़े बड़े शहरों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि आप आज की लड़ाई का जो वारफेयर टेक्निक है वो ये है कि गवर्नमेंट पे या उस पे नहीं मारना, बल्कि सिविलियंस में मारो, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़े, दुनिया में उनकी ब्रूटलिटी का, उनकी नरसंहार का डंका बजे, और कंट्रीज डर के उनके सामने जो है घुटना टेक दे। चलिए ठीक है, मैं अब सीधे सवाल करता हूं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान का। आपसे सवाल ये होगा, आईएईए ने एक चेतावनी दे डाली है। वो कह रहे हैं कि जो बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। आपको पता है आईएईए, आप जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का समय आ गया है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल के साथ साथ अभी तक की जो रीडिंग आपकी है पिछले 2-3 दिनों की, क्या सिचुएशन है? पहले मैं आईएई की बात करता हूं। अगर आपको पता हो, जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था जी, एक टारगेट उनका फोर्डू भी था जी, नतांज भी था, इस्फहान भी था। ये तीनों सिटीज हैं। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रॉब्लम है जी, परंतु मैंने जैसे आपको बताया कि वो अंडरग्राउंड थे, और वो भी अपना करेक्शन 57 के साथ उनको, GBU 57 के साथ उनको डिस्ट्रॉय किया था 300 फुट अंडर द ग्राउंड। तो रेडिएशन लीक शायद नहीं हुआ, हालांकि अमेरिका मानता है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, शायद नहीं भी किया होगा जी। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्टेटमेंट है, दिस इज ए प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट कि आप प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आपके एक पैनलिस्ट कुछ बोले, मैं कुछ बोलूं, तीसरा कुछ बोलेगा, वो सारी संभावनाएं हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि कौन सी संभावना ज्यादा है, कौन सी कम है। अभी आपके पैनलिस्ट ने बोला कि देखिए वो 20 साल से कर रहे हैं, वो टाइम गेन कर रहे थे, ये करेंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उससे किसी से भी डिफर नहीं करता, परंतु मेरा जो असेसमेंट ये है कि इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, जो स्पेशली जून 25 के बाद सीज फायर करने के बाद शुरू की, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। ईरान ने चाइनीज वेपन मंगवाए, एयर डिफेंस रेडार वगैरह वगैरह। इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट पुख्ता करी विद इन द इंडियन ओशन, विद इन द मेडिटेरेनियन, जो और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मंगाए, और जो अपनी इनके 19 बेसेस हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर, सबको स्ट्रेंथन किया। तो एम वाज टू वेज अ वॉर। एंड ट्रंप जहां पे आया है वो बहुत ही सोचे समझे सुलझे तरीके से आया है, बहुत प्लानिंग करके आया है। और उन्होंने अभी कल ही बयान दिया है कि ये जो वॉर है ये 4 हफ्ते खिंच सकती है। अब 4 नहीं 6 हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि ये प्रोट्रैक्टेड चलेगी। अब लोग एग्जांपल देते हैं कि वियतनाम में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, अपना यूक्रेन में ये हुआ, वगैरह वगैरह, परंतु ऑल दोस आर डिफरेंट बॉल गेम। हर सिचुएशन जो है यूनिक होती है। अब बात आती है ईरान की। ईरान के पास क्या है? उन्होंने अपना जखीरा बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और प्रॉक्सीज का। प्रॉक्सीज मोरलेस न्यूट्रलाइज है हूती को छोड़ के, और उसके अलावा हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने डायरेक्टली इंगेज किया हुआ है। अब बात आती है ईरान के पास लड़ने के लिए। हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दिए इसराइल पर, हालांकि इसराइल का यह दावा है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागे उसे इंटरसेप्ट किया गया। I'm coming to that, I'm coming. वो अपनी मिसाइलें दाग रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। पहले हम देख लें उनके पास है क्या। तो वो सब जो चीजें हैं उनकी अंडरग्राउंड साइलोज में है या अंडरग्राउंड टनल में है, जो ईरान का जो नेचुरल ज्योग्राफिकल लेआउट है उसमें वो फेवर करता है।
परंतु अमेरिका ने अपने सारे सैटेलाइट्स 24/7 लगा रखे हैं। कहां से मिसाइल एग्जिट हुई, कहां एंट्री हुई, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे मैप कर लिए गए, उनकी बार बार बॉम्बिंग की जा रही है। अगर ईरान के पास मिसाइल है भी तो वो सारी की सारी उनके अंदर टनल्स के अंदर दब के रह जाएंगी, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अभी आप बोल रहे क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से, जब से अयतुल्ला खमेनी को असैसिनेट किया गया है, तो ये एक बहुत ही इमोशनल आउटबर्स्ट है। कोई भी कंट्री दुखी हो जाएगा, कोई भी गुस्से में आएगा और हर किस्म के बयान देगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, परंतु और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी उनके अटैक्स हैं वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड कॉल देम इर्रेशनल, बट वो रैशनल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जीसीसी कंट्रीज को अटैक कर दिया। अगर आप वहां पे अमेरिकन बेसिस को भी अटैक करते तो भी बात शायद कहीं पे लॉजिक बनता था, जो कंट्री नहीं मानेगा। परंतु दुबई में आपने सिविलियन एरिया, सऊदी अरेबिया में सिविलियन एरियाज में और ओमान में सिविलियन एरियाज में वहां अटैक करते हैं तो ये कंट्री आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब है इन कंट्री के साथ अगर कोई आपको सपोर्ट मिलनी थी वो अब मिलने का स्कोप बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सवाल को लेकर मैं जरा एक बार फिर से अफसर अहमद साहब के पास जाना चाहूंगा। अफसर अहमद साहब, देखिए चिंता ऐसी बात की है, जो ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं कि इस ईरान के पास कितना कुछ है, उसके वो कितने दिनों तक लड़ाई कर सकता है। अभी आप देखिए, बहुत चर्चा होती थी कि रशिया साथ दे देगा, चाइना साथ दे देगा, स्टेटमेंट आने में भी 2 दिन लग गए हैं, फौरी तौर पर स्टेटमेंट भी नहीं आ पाया ना रशिया का ना चाइना का। अब जाके आज चाइना का रशिया आया है कि वो इस हमले की निंदा करता है और सेपरेटी जो सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ हमले नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में ईरान के सामने क्या सिचुएशन है? हाउ लॉन्ग ईरान कुड फाइट? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईरान अपनी, जैसे कि पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि ईरान की जो ज्योग्राफिक कंडीशंस हैं वो उसको फेवर करती हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल कितना सटीक बम्बार्डमेंट करते हैं, कितने एग्जिट रूट को बंद कर लेते हैं या फिर वो नहीं कर पाते हैं, और कितना नुकसान कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जंग में शामिल होने की बात कही, जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका। जर्मनी से झटका मिला है, जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी ने अमेरिका को दिया बहुत बड़ा झटका। अमेरिका को दिया झटका इस तरह से है कि जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी, यह ऐलान कर दिया है। यानी जर्मनी सीधे तौर पर अमेरिका का साइड लेने से बचना चाहता है। जर्मनी अमेरिका का साथ नहीं देगा। ईरान के खिलाफ वॉर में अमेरिका के साथ जर्मनी नहीं शामिल होगा। एक दिन पहले इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के जो प्रीमियर, उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमले में अमेरिका के साथ फ्रांस शामिल नहीं था। जर्मनी आज ये कह रहा है कि अमेरिका का साथ वो या इस्राएल का साथ वो नहीं देगा ईरान पर हमले में। जी अफसर अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि ये कोई सपाट एरिया नहीं है कि आपने पूरा सपाट कर दिया, बम्बार्डमेंट कर करके सब कुछ निपटा दिया। पहले समझिए, वार की टैक्टिक्स में ईरान इस मामले में लंबे समय से एलिनेशन झेल रहा है जी। वो इराक से लड़ा और इराक के बाद से लगातार प्रतिबंधों का ही सामना कर रहा है। बिल्कुल, उसके साथ कोई तो 30 साल से ज्यादा हो गए प्रतिबंधों का सामना करते हुए। जो कंट्री लगातार एलिनेट है, जो कंट्री लगातार सबके सामने निशाने पर है और जो अपना एक एक्सिस तैयार कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा। जी अफसर अहमद, हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, सिग्नल फ्रीज हो गया है। डॉक्टर जाकिर, आप कंटिन्यू करें। तो जो बात करते हैं कर्नल धीमन साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, अच्छा लगता है देख के जी। आर्मी को बड़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं हम लोग के लिए। हम लोग तो बैठ के रूम में बात करते हैं, आप जो है फील्ड में करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ईरान कुछ समझता रहा होगा और समझता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उसके पास पावर है। लेकिन डॉक्टर जाकिर, सॉरी आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल यह है, जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी, जिसके पास सबसे ज्यादा बातें रही होंगी, चीजें रही होंगी, आइडियाज रहे होंगे, प्लानिंग रही होगी, उसका तो खात्मा कर दिया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब हम इसको इससे प्रूव करते हैं, कम से कम दर्जन से ज्यादा जो है ईरान के साइंटिस्ट को मार डाला गया जी। तो क्या उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया? ईरान इस चीज को जानता है। इसने जो है टॉप डाउन टू जो है सारी चीजें, एक बहुत बड़ा मैन पावर हर चीज में तैयार करके रखा है। खामनाई साहब ने खुद जो है 4 लेयर ऑफ सक्सेशन दे के गए हैं
और उस रीजन में जो अगर आप हिस्टोरिकल लड़ाइयों को देखें तो कभी भी आर्मी जो जनरल के ऊपर नहीं डिपेंड की गई थी, हर यूनिट को इंडिपेंडेंट बना गया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप खुद मुख्तार हैं, ऑटोनोमस हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, कुछ इररिलेवेंट स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अलग अलग हैं। आज तक जो है हमास को भी नहीं खत्म कर पाया इजराइल, 2-2.5 साल से पूरी ताकत लगा, बुंड का जोर लगा लिया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन डॉक्टर जाकिर सवाल अब उठने लगे हैं कि हमास को वाकई इजराइल खत्म करना चाहता है या उसे जिंदा रखना चाहता है ताकि उसके बहाने से हमला कर सके। हाँ, इसको भी तो नहीं खत्म कर पाया हिजबुल्लाह को जी। हुतीज ने जो है लगभग जो है 200 जहाज को डुबो दिया। अमेरिका क्या कर लिया? कोalition भी बनाया 10 कंट्रीज का, कुछ नहीं कर पाया, अल्टीमेटली एग्रीमेंट करना पड़ा। तो वो रीजन जो है दुनिया का सबसे बैटल हार्डन रीजन है जी। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। डेजर्ट अपने आप में एक बैटल हार्डन जनरेशन तैयार करती है जी। इसीलिए सारे लोग जाके वहां पे ट्रेनिंग और अपने सैनिकों को भेजते हैं कि हमको कुछ जो है अभ्यास हो जाए अपने ट्रेनिंग सैनिकों। तो यहाँ बात अलग हो रही है। तो यहाँ मैं आ रहा था कि ईरान इस सारी चीजें हमसे बेहतर जो है प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने रीजन में जितना कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे रीजन में हम कर सकते हैं जी। तो और महीनों से ये बिल्डअप हो रहा था, आर्मडा आ रहा था, 50% से ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन वहां पे इकट्ठा कर दिए गए थे। वो आदमी हटा नहीं, शहीद हो गया। तो ये क्या शो करता है? एक प्राउड सिविलाइजेशन की यही निशानी होती है, वो सरेंडर नहीं करती है, मर जाती है। एक बात मैं और कहूंगा, फिलॉसफिक बात है, मर जाती है मतलब कुर्बान हो जाती है। एक बात और कहूंगा, फिलॉसफिक बात है, लेकिन उसमें बहुत ही दम है जी। हम पैदा किस लिए होते हैं? हम पैदा मरने के लिए होते हैं। ठीक है। और इतिहास किसका लिखा जाता है? वीरों का लिखा जाता है, और वीर गति प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आओ लड़ लो, देखते हैं जो होगा। जी डॉक्टर जी बिल्कुल, पूरी कम्युनिटी तैयार है। हाँ अफसर अहमद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बीच में आपका सिग्नल कट आउट हो गया था। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा संक्षेप में जी बताया भी जी कि ये वॉर में ईरान की स्थिति देखिए खराब तो हुई है, उसकी टॉप लीडरशिप चली गई है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो मजबूत है जी। और ना होता तो वो 1-2 दिन में कोलैप्स कर जाते। अभी बातचीत चल रही होती, क्यों नहीं कोलैप्स करते? लारिजानी क्यों कहते हैं हम नहीं करेंगे बातचीत? इसका मतलब ये है कि उनका प्लान है, और ये प्लान आज नहीं बना जी। उनके पास 2025 में उनमें हमला हुआ, उससे पहले हम देख रहे थे कि क्या नाम, फलस्तीन में जो एक्टिविटी हो रही थी, तो एक लास्ट मोमेंट के लिए ईरान ने तैयारी कर रखी थी, और वही इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट उनके पास अवेलेबल है। उसी ब्लूप्रिंट के चलते हमें लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है हमें ईरान में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ईरान ये चाहता है, और वो ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा और लड़ाई लंबी चलेगी, हॉर्मुज़ फंसेगा, तो अमेरिका एक नहीं 40 बार ये कोशिश करेगा किसी तरह मामला सेटल हो जाए। उन पर दबाव बहुत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका वर्जन पूरा ले लिया। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास वापस आ रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका कह रहा है कि ये एक बहुत सख्त हमला हम कर सकते हैं जो ईरान ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा कि हम वॉर लंबी करेंगे। इसराइल का कहना है कि 4 हफ्ते तक जंग चलेगी। आप भी अभी बात पे ये चीज कह रहे थे। अफसर अहमद कह रहे हैं कि ईरान ये चाहेगा कि वॉर को लंबा खींचा जाए। तो क्या लग रहा है, क्या वॉर अब कंक्लूड होगा, बातचीत टेबल पर लोग आएंगे, या फिर ये वॉर अभी लंबी चलेगी? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैंने पहले भी बोला कि वी कैन नॉट टेक द पास्ट एग्जांपल्स, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पर जो इस वक्त ईरान कर रहा है, उनके पास है प्लान। हाँ। मैंने नहीं बोला कि प्लान नहीं है उनके पास, या उनको काम लड़ना नहीं आता है, या वो इंटेग्रिटी वाले लोग नहीं है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ वो ज्यादा इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। और इस वक्त जो उनका रिस्पॉन्स है वो इमोशनल है। फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो रिस्पॉन्स जो है उसमें बहुत सारी, आई वुड से इररेशनल, बट वो रैशनल भी नहीं है। और इस तरीके से जब वो आगे चलेंगे, अमेरिकन अगर वहां आए हैं तो दे हैव कम फुली प्रिपेयर्ड विद फुल प्लान्स। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग इज हैपनिंग टू अ प्लान। हर चीज को सोचा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, खुमैनी साहब की असैसिनेशन होती है तो ये नहीं था कि उनको पता था वो कहां बैठे हैं। तो स्टोरीज बताई जा रही हैं कि उन्होंने बोला मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, पहले लोगों को बुलाओ। ये सब कहानियां बनती हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। 19 लोकेशंस वर रेकीड कि यहां खुमैनी साहब अपनी उसके साथ हो सकते हैं सुप्रीम काउंसिल के साथ। ऑल 19 वर अटैक्ड साइमल्टेनियसली एंड दैट इज हाउ ही वाज गॉट आउट। और इसके पहले जो हमास का जो लीडर था, इसके पेजेश्कियान साहब की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे विद इन द हाई सिक्योरिटी जोन, पहले प्रेसिडेंट जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो भी साजिश थी।
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस वक्त ईरान के पास कोई सपोर्ट नहीं है। जो आज वो कर रहे हैं वो इमोशनल है, जो आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। लड़ाई में ऐसे नहीं होता, मारेंगे मुरेंगे नहीं। अगर मारना भी है तो तरीके से। आपके पास असला कितना है? जैसे मैं किसी पहले दूसरी डिबेट में था, पैनलिस्ट बोले जी रात को हवाई जहाज में चाइना ने पता नहीं क्या भेज दिया, पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम बंद हो चुके हैं, ईरान के तबाह किए जा चुके हैं, और वो हवाई जहाज से उनको रिप्लेनिश करवा रहे हैं। नेवल नॉर्मेडा का ब्लॉकेड हो रखा है, वो नेवी से ब्लॉकेड कर। अगर चाइना चाहे भी, मैं आपको बताऊंगा चाइना क्यों नहीं मदद कर रहा है या रशिया क्यों नहीं कर रहा, अगर वो चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। तो दैट इज द पॉइंट। अब जो ठीक है, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का कहर। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनियों में से एक सऊदी अरब के रास तनूरा में अरामको रिफाइनरी पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का कहर है और जो सऊदी अरब में रास तनूरा जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको की, उस रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तेल रिफाइनरी में कामकाज हो गया है ठप। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल रिफाइनरी में कामकाज को बंद करना पड़ा है। जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा असर ऑयल मार्केट पर पड़ने जा रहा है। ये ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का ये कहर है। ईरान, ये देखिए तस्वीरें, ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया गया है और ये हमला हुआ है सऊदी अरब के रास तनूरा में अरामको ऑयल रिफाइनरी में। पहला झाड़ा प्लांट ने विच ते अल्लाह माफ करे। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से वहां पर जितने भी कामगार हैं वो वहां से आपको बाहर आते दिखाई दे रहे होंगे और ये वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से कामकाज ठप हो चुका है। तीन जो टॉप जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी उनमें से एक का नाम है अरामको और जो सऊदी अरब के रास तनूरा में है। और देखिए किस तरह से बहुत ही जबरदस्त धुएं का बादल वहां से उठता नजर आ रहा है। ये ईरान के हमले का असर है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का कहर, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी पर हमला। सऊदी अरब के रास तनूरा पर हमला हुआ है, अरामको की तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना। और इसके साथ ही आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए जाकिर साहब। देखिए, जो अरब कंट्रीज जो है एक कोलिशन बनाना चाहती थे ना, तो ये मैं कहना चाहता था, बीच में ही ये न्यूज आ गई जी। ईरान जब ये ज्वाइन करेंगे ना तो ईरान इनकी सारी रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आओ, आप क्या कर लोगे? ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इस हमले के बाद से क्या होगा? ये दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी या फिर ईरान जाएगा? हम जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। हम डूबेंगे, तुमको भी डुबाएंगे। आ जाओ, टोटल वार यही होती है। ठीक है, ये बहुत सार्कास्टिक कमेंट है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, अफसर साहब, ब्रिगेडियर धीमान साहब और डॉक्टर जाकिर। हम लगातार इस